In today's class we'll proceed with our last section of this paper, that is section E. तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन ई. सेक्शन ई में फर्स्ट ऑफ ऑल विल प्रोसीड विथ क्वेश्चन नंबर 36 and the question is read the text carefully and answer the question. Your elder brother wants to buy a car and plan to take loan from a bank for his car. He repays his total loan of rupees 1,18,000. तो लोन कितने का है? लोन जो है एज पर क्वेश्चन लोन अमाउंट इज 1,18,000 बाय पेइंग एवरी मंथ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट. अब ये जो लोन है वो कैसे पे कर रहा है? इसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की जा रही है? 1000 की. तो यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू रुपीज 1000. चलो जी आगे चलते हैं. इफ ही इंक्रीजेज द इंस्टॉलमेंट बाय रुपीज 100 एवरी मंथ, यानी कि हर महीने 100 रुपीज़ बढ़ती जाएगी, यानी कि जो सेकंड इंस्टॉलमेंट होगी फिर वो कितने की होगी? 1100 की. जो थर्ड इंस्टॉलमेंट होगी वो कितने की होगी? वो होगी 1200 की. तो आप देख सकते हो एपी है, 100 रुपीज़ का डिफरेंस है. ये तो क्लियर हो गया एपी है. ठीक है. फाइंड द अमाउंट पेड बाय हिम इन द 30th इंस्टॉलमेंट. 30th इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट पे करेगा? अमाउंट पेड in 30th installment. Amount paid in 30th installment. Amount paid in 30th installment. देखो अगर मैं 30th installment की बात करता हूँ that is A30 बोल सकता हूँ ना, यानी 30th term is equal to A30 and it will be equal to A plus 29D. It will be equal to A plus 29D. अब a प्लस 29d क्यों का? उसका रीज़न क्या दोगे? बिकॉज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d. यहाँ तो बात समझ में आ रही है. ठीक है. तो इक्वल टू ए क्या है आपकी फर्स्ट. तो यहाँ पर जो ए पी बनेगी हेयर पहले लिख लेना, हेयर ए पी फॉर्म्ड इज, हेयर ए पी फॉर्म्ड इज. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या है? 1000. दूसरी क्या होगी? 1100, फिर 1200, फिर सो ऑन. तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगा? 1000 प्लस 29 डी है 100, दैट इज कॉमन डिफरेंस. तो ये हो जाएगा 1000 प्लस 2900. सो इट विल बी इक्वल टू 3900. कोई डाउट? कहानी क्लियर है. ठीक है. फिर आते हैं पार्ट 2 में कि 30 इंस्टॉलमेंट. फाइंड द अमाउंट पेड बाय हिम इन 30 इंस्टॉलमेंट, यानी कि टोटल. ठीक है. अब आपसे पार्ट 2 में क्या पूछा जा रहा है? अमाउंट पेड in 30 installments. Amount paid in 30 installment. Can I say that is equal to S30? अब देखो हमारे लिए ये ज़्यादा इजी हो गया. क्यों इजी हो गया? क्योंकि आपके पास A30 भी है और आपके पास A भी है. तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? नाउ Sn is equal to n/2 A plus AN. तो n की जगह क्या आ जाएगा? 30. तो ये हो जाएगा S30. फिर n की जगह 30, तो 30/2 A. इन प्लेस ऑफ A वी विल पुट 1000 प्लस A30. n की जगह A30 कितना है? 3900. ये बात समझ में आ रही है. तो ये हो जाएगा 15 इंटू ये हो जाएगा आपका 4900. अब 49 को 15 से मल्टीप्लाई करना है. तो 59 जा होता है 135 और 15 4 जा होता है 60. तो 60 में इसको ऐड करो, ये हो जाएगा 3, हो जाएगा 7, तो 735. तो 49 इंटू 15 हो गया 735, साथ में 2 0, तो कितना अमाउंट हो जाएगा? 73,500. पार्ट 2 का ही और वाला पार्ट है. फाइंड द 10th इंस्टॉलमेंट. 10th इंस्टॉलमेंट फाइंड करनी है आपको. तो 10th इंस्टॉलमेंट का मतलब A10. 10th इंस्टॉलमेंट विल बी इक्वल टू A10. लेकिन उसमें कंडीशन दी गई है, इफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज रुपीज 2000. तो A10 का मतलब क्या हो गया? A10 विल बी इक्वल टू A प्लस 9D. अब क्वेश्चन में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी है? 2000. तो ये 2000 हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस कितना? 100. तो 2900 होगा नहीं होगा? चलो जी ये भी हो गया. फिर पार्ट 3, इफ टोटल इंस्टॉलमेंट्स आर 40. टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी है? 40. तो अमाउंट पेड इन लास्ट इंस्टॉलमेंट. तो क्या पूछा गया है? S40 या A40? A40. वेरी गुड. तो अब हमें क्या फाइंड करना है? पार्ट 3
दैट इज अमाउंट पेड इन लास्ट इंस्टॉलमेंट, इट विल बी इक्वल टू A40, इट विल बी इक्वल टू A40। तो A40 का मतलब क्या, A प्लस 39D, तो A 1000, ये सिर्फ इसी केस में लेना था कि सभी में 2000 के साथ ही चलना शुरू हो जाओ, सिर्फ स्पेसिफिकली कहा था तो यही लेना है। प्लस 39 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 3900 प्लस 1000 4900, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, द डिजाइन ऑफ क्रिसमस ट्री शोन इन द फॉलोइंग ग्राफ। देखो आपको ट्री का डिजाइन गिवन है, दिखाई दे रहा है डिजाइन, ठीक है। मैंने प्रॉपरली इसके कोऑर्डिनेट्स वगैरह सारे मेंशन किए हुए हैं क्वेश्चन में, आप देख सकते हो। आपको कहा जा रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब पॉइंट ए देखो और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, जो ये लाइन दिखाई दे रही है आपको, जैसे ये ग्राफ है इस तरह से, और ये जो पॉइंट ए है, अगर आप देखो यहाँ से जो इसका डिस्टेंस है वो एज पर क्वेश्चन कितना है, सबसे ऊपर इसके सामने जो पॉइंट आ रहा है वाई एक्सिस पर देखो कितना है 27 है, यहाँ दिया हुआ ना 27, तो पॉइंट ए का वाई एक्सिस से डिस्टेंस यही तो होगा। इसके सामने भाई वाई एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वाई। आपको कहा जा रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो पॉइंट ए का एक्स एक्सिस से यही डिस्टेंस होगा, तो ये कितना हो जाएगा 27 यूनिट। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा आपका, दैट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस इज इक्वल टू, ये 27 है तो यहां से लेके यहां तक ये जो पूरा डिस्टेंस है ये पूरा इक्वल टू 27 यूनिट, इक्वल टू 27 यूनिट। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं। उसके बाद फिर आपको कहा जा रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ बी सी। अब अगर आप क्वेश्चन में देखो तो बी के कोऑर्डिनेट्स एज पर द गिवन डायग्राम, जो बी के कोऑर्डिनेट्स है वो है 4,19। समझ में आ रहा है, बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है 4,19। समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है। अगर आप बी पॉइंट देखो, जैसे कि ये आपका बी पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो आप एक्स में देखो, एक्स में क्या है ये 4 पर आ रहा है, और वाई में देखोगे तो किस पर आ रहा है 19 पर आ रहा है। तो बी के कोऑर्डिनेट्स यही होंगे ना, एक्स 4 वाई 19। इसी तरह से अगर आप सी को देखो, सी थोड़ा आगे है, इसके सी थोड़ा आगे है। सी का जो एक्स पे डिस्टेंस है वो 14 है, यानी कि अगर मैं ऐसे बनाऊं सी, तो एक्स पर जो डिस्टेंस है सी जो है उसका एक्स पॉइंट क्या है 14, और वाई पॉइंट इसका भी 19 ही है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4,19 और सी के कोऑर्डिनेट हो गए आपके 14,19। यही है फिगर में, ठीक है। अब मुझे बी और सी का डिस्टेंस फाइंड करना है, किस फॉर्मूले से फाइंड करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आपका हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2, ठीक है। तो वी नो दैट बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, तो जब आप BC फाइंड करोगे तो इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, कुछ ऐसे होगा, ठीक है। तो जब आप BC की वैल्यू फाइंड करोगे, BC इट विल बी इक्वल टू x2 14 माइनस 4 x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 दैट इज 19 और y1 भी 19 है। इतनी बात समझ में आ रही है। 14 माइनस 4 कितना होगा 10, 10 का स्क्वायर 100 और 100 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 10, तो सीधा लिखूं 10 यूनिट, तो ये इसका आंसर हो गया। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रंक LMPN। देखो LMPN जो है आपका कुछ है, ये हो गया आपका, ये इस तरह से आपको पॉइंट गिवन है। अगर मैं थोड़ा फिगर को अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका L है, ये M है, और इस तरह से आपको क्या गिवन है N, और यहाँ पर गिवन है आपको P। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो अगर आप ध्यान से देखो L की अगर मैं बात करता हूँ तो L के कोऑर्डिनेट देखो, जैसे कि मान लो ये आपका L है, ये आपका क्या है L, तो L का अगर आप X वाला पॉइंट देखो तो वो आपको दिखाई देगा 6, दिखाई दे रहा है। L का अगर X वाला पॉइंट देखो तो क्या दिखाई दे रहा है 6, और इसका Y वाला पॉइंट देखो तो 4।
एल जो है वो एक्स वाला पॉइंट एल का क्या है 6 है और वाई वाला 4 है, तो इसका मतलब जो एल के कोऑर्डिनेट्स है वो है 6,4, वो क्या है 6,4। इसी तरह अगर आप एन को देखो एन, तो एन का अगर आप एक्स वाला पॉइंट देखो तो वो आपको दिखाई देगा 7। मान लेते हैं ये आपका एन है, तो इसका जो एक्स वाला पॉइंट है अब इसी तरह अगर आप n पर फोकस करो तो n का जो x वाला पॉइंट है वो 7 है। देखो फिगर में दिखाई दे रहा है, n का जो x वाला पॉइंट है वो क्या है 7, लेकिन जो इसका y वाला पॉइंट है, y इसका 1 है, तो n के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 7,1। तो मैंने यहाँ पर लिखा 7,1, यहाँ पे क्या लिखा 7,1। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। उसके बाद देखो ये तो हो गया आपका ये। अब देखो अगर मैं इस फिगर को यहाँ ग्राफ में बनाने की कोशिश करूँ यहाँ पे, तो देखो यहाँ पर इस तरह से गिवन है आपका, ये है आपका L, ये क्या है आपका M, और ये है आपका N, और ये है आपका P, कुछ इस तरह से है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। जिसमें हमारे पास L के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 6,4 और N के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 7,1। ठीक है। उसके बाद अगर आप आगे चलो देखो एल एम, अगर आप देखो एल, देखो एल का एक्स कितना है, एल का एक्स पॉइंट क्या है 6, तो एल बेसिकली यहाँ पर है 6 के ऊपर, है ना। और अगर आप एम को देखो, एम का जो एक्स वाला पॉइंट है एज पर द फिगर वो है 12, वो कितना है 12। तो एल 6 पर लोकेट कर रहा है, एम 12 पर लोकेट कर रहे हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ 6 ही तो हुआ। तो एल तो मेरे पास आ गया 6 यूनिट, एल मेरा कितना हो गया 6 यूनिट। ये मैंने फिगर में यही चीज़ दिखाई है आपको, ये बात समझ में आ रही है। इसी तरह आप एन को देखो, एन का अगर आप देखो एक्स वाला पॉइंट, एन का एक्स वाला पॉइंट कितना है आपका, एन का 7 है, एन का कितना है 7। और पी का अगर आप देखो, पी का जो है 11 है, पी का जो एक्स वाला पॉइंट है ये इससे थोड़ा पहले है, तो पी का कितना है 11 है। तो ये है 11 पर, ये है 7 पर, तो 7 और 11 के बीच का डिफरेंस 4, तो भैया एनपी भी आ गया हमारे पास 4 यूनिट। एनपी भी कितना आ गया 4 यूनिट। मेरी बात समझ में आ रही है? ये क्लियर होगी बात आप लोगों को? ठीक है। अब आप ये समझो, देखो एल एम आ गया, कितना आ गया 6 यूनिट, तो मैंने यहाँ पे लिखा एल एम इज इक्वल टू 6 यूनिट, और एन पी भी आ गया मेरे पास, कितना आ गया 4 यूनिट। तो मुझे सिर्फ अब ये फाइंड करना है। ठीक है। तो क्या मैं एल एन फाइंड कर सकता हूँ? क्या मैं एल एन फाइंड कर सकता हूँ? एल एन में डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड कर सकता हूँ। व्हाट अबाउट एम पी? एम पी कैसे फाइंड करोगे? व्हाट अबाउट एम पी? एम पी का एक्स बताओ क्या है? एम का एक्स क्या है 12, एम का एक्स कितना है 12, और एम का वाई बताओ 4, तो ये हो गया 12,4। कितना हो गया 12,4। पी का तो अभी आपने देखा था, पी का जो एक्स है वो कितना है 11, कॉमा कितना है 1, 11,1। तो मेरी बात सुनो, तो क्या मैं बोल सकता हूँ मैं अब एल एन भी फाइंड कर सकता हूँ और मैं एम पी भी फाइंड कर सकता हूँ। एम के कोऑर्डिनेट्स क्या है 12,4 और पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 11,1। अब आपको पैरीमीटर फाइंड करना, पैरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, पैरीमीटर में सम ऑफ ऑल साइड्स। तो जब इसका पैरीमीटर फाइंड करना है, पैरीमीटर ऑफ ट्रंक, किसका पैरीमीटर ऑफ ट्रंक, तो क्या होगा एल एम पी एन है, क्या है क्वेश्चन में क्या बोला है? यस, वी हैव टू फाइंड पैरीमीटर ऑफ ट्रंक एल एम पी एन। तो किसी भी फिगर का जो पैरीमीटर होता है वो सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, तो वो किसके इक्वल होगा? वो होगा एल एम प्लस एम पी प्लस एम पी प्लस एन पी और प्लस एक साइड हो जाएगी एल एन। अब मेरे पास इसमें से कौन कौन सी साइड्स ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं? आप निकाल चुके हो एल एम, चलो जिसको टिक कर देते हैं। आप निकाल चुके हो एन एम, इसको भी टिक कर देते हैं। अब मुझे एम पी और ये निकालना होगा। पैरामीटर को मैं ले लेता हूँ पी और इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले क्या फाइंड करेंगे हम? एल एन फाइंड करते हैं। तो अगर मैं एल एन फाइंड करता हूँ तो बताओ एल एन क्या होगा?
x2 माइनस x1 लिखूँ मैं 7 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 1 माइनस 4 होल स्क्वायर 7 माइनस 6 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 ये आ गया √10 कितना आ गया √10 ये बात समझ में आ रही है ठीक है। तो आपके पास ln भी आ गया ये आ गया। अब क्या निकालना है MP चलो जी MP भी निकालते हैं। MP क्या होगा 11 माइनस 12 होल स्क्वायर तो नेगेटिव का भी पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर करने पर और 1 माइनस 4 होल स्क्वायर ये बात समझ में आ रही है। 11 माइनस 10 माइनस 1 का स्क्वायर 1 तो ये 1 हो गया माइनस 3 का स्क्वायर 9 9 तो ये भी √10 आ गया सारी वैल्यू आ गई। देयरफॉर P मीन्स पेरीमीटर विल बी इक्वल टू LM कितना था हमारा 6 तो यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस MP कितना है √10 प्लस NP कितना है 4 तो ये हो गया आपका 4 प्लस LN कितना है आपका √10 तो ये भी क्या हो गया √10। रियल नंबर रैशनल नंबर रैशनल में ऐड होगा 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2√10। क्या मैं 10 को लिख सकता हूँ √10 इंटू √10 प्लस 2√10 तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा √10 ब्रैकेट में 1 ब्रैकेट में √10 प्लस 2 तो यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट इज द लेंथ ऑफ FG। तो पहले आप F के कोऑर्डिनेट देखो क्या होंगे F के मुझे बताओ F का x क्या दिखाई दे रहा है आपको 2,6 F का अगर आप देखो फिगर में देखो F का जो x पॉइंट है वो है 2 पर और इसका जो y पॉइंट है वो है 6 पर तो F के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया 2,6 और हमें क्या G अगर G का आप x वाला पॉइंट देखो तो 16 G का जो x वाला पॉइंट है वो क्या है वो है 16 और G का जो y वाला पॉइंट है वो आपका 6 ही है वो आपका यही है 6 तो G के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x 16,6 और आपको इसकी लेंथ फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है लेंथ तो पार्ट 3 वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन F एंड G दैट इज FG क्या होगा x2 माइनस x1 तो 16 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 6 माइनस 6 होल स्क्वायर तो 16 माइनस 2 हो जाएगा 14 का स्क्वायर 196 तो ये हो जाएगा 196 प्लस 0 इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 14 तो 14 यूनिट विल बी द आंसर और ये क्वेश्चन कंप्लीट। समझ में आ गया। मेन चीज़ ये है कि ग्राफ से आपको कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं और फिर इजीली आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट अप्लाई करके ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38 रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अ मैन इज वाचिंग अ बोट स्पीडिंग अवे फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा आपने एनसीईआरटी में भी किया था उसमें बोट लेकिन टावर की तरफ जा रही थी स्पीडिंग अवे फ्रॉम द टावर अब टावर से दूर जा रही है पहले तो ये चीज़ समझो ठीक है। द बोट मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री। अब मैन जो है टॉप ऑफ ए टावर तो मान लेते हैं ये टावर है दिस इज द टावर लेट द टावर बी AB तो जो पर्सन बी स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट वो यहाँ से देख रहा है ठीक है। द बोट मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री तो मान लो उसने बोट को इस पॉइंट पर देखा पॉइंट C पर देखा तो एज पर क्वेश्चन एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है जब उसने इसको देखा तो कितने एंगल ऑफ डिप्रेशन से देखा है 60 डिग्री तो ये जो लाइन है आपकी विद रिस्पेक्ट अब डिप्रेशन होता है कि इमेजिनरी लाइन लेंगे इसके साथ ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री तो जब उसने 60 डिग्री पे देखा तो मान लेते हैं बोट किस पॉइंट पर है C पॉइंट पर है। ये बात समझ में आ रही है ठीक है। फिर आपको कहा जा रहा है द बोट मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री विद द मैन आई व्हेन एट ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर फ्रॉम द टावर। तो टावर से जो ये डिस्टेंस है टावर से ये जो डिस्टेंस है वो कितना है 200 मीटर। जब उसने 60 डिग्री पे देखा एंगल ऑफ डिप्रेशन पर तो टावर से ये जिस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है 200 मीटर। आफ्टर 10 सेकेंड के बाद आफ्टर 10 सेकेंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन बिकम्स 45। 10 सेकेंड के बाद बोट जो है मूव करते हुए मान लेते हैं पॉइंट D पर आ गई। किस पर आ गई पॉइंट D पर। नाउ बोट इज एट पॉइंट D। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 45 डिग्री। तो अब ये जो लाइन है यहाँ से जो एंगल बनेगा वो कितना होगा 45 डिग्री ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा है 10 सेकेंड। टाइम कितना लगा है 10 सेकेंड। फिर आपको पूछा गया यार क्वेश्चन में अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन ही व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट स्पीड। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट स्पीड। पहले इसको
थोड़ा ठीक कर लेते हैं। देखो हम जो भी क्वेश्चन करते हैं उसमें हमें डिस्टेंस चाहिए होता है, पहले हमें डिस्टेंस फाइंड करना होगा। तो मान लेते हैं जो स्पीड है, लेट स्पीड ऑफ बोट बी x, लेट द स्पीड ऑफ बोट बी x। अब आपको पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड को आपने x लिया है और यहां से लेके यहां तक टाइम कितना लगा है, 10। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। देयरफॉर डिस्टेंस covered by boat from C to D which is equal to CD। नाउ ये जो CD डिस्टेंस है किसके इक्वल होगा, स्पीड। तो स्पीड तो कितनी है x और टाइम कितना लगा 10, तो कहना है से दैट 10x मीटर। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया हमारा 10x, ये डिस्टेंस कितना हो गया 10x। अब देखो बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अगर ये 60 है, ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60, और ये अगर 45 है तो ये भी कितना होगा 45, ये भी कितना होगा 45। हाइट ऑफ टावर को मैच ले लेते हैं, हाइट ऑफ टावर को क्या ले लेते हैं, h। लेट हाइट ऑफ टावर ए बी h मीटर। हाइट कितनी ले लिया आपने, h मीटर। कहती बात समझ में आ रही है, हाइट ऑफ द टावर ए बी h मीटर, ये भी हो गया। अब फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है आपको, स्पीड, और वो भी किस में फाइंड करनी है, किलोमीटर पर आवर। पहले तो मीटर पर सेकंड में ही आएगा, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर में। ओके, तो अब ये देखो कि मैं अगर इस ट्राइंगल को लेता हूँ, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, P दैट इज ए बी बाय बी दैट इज सी बी। तो ए बी कितना है आपका h और सी बी कितना है आपका 200, और tan 60 क्या होता है √3, तो ये हो गया h अपॉन 200। तो हाइट ऑफ टावर या आपका 200, क्या हाइट ऑफ टावर पूछा है क्वेश्चन में, तो पार्ट थर्ड हो गया आपका। ये आंसर किसका आ गया आपका, पार्ट थर्ड का, दैट इज हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 200√3 मीटर। तो पार्ट थर्ड तो हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया, पार्ट थर्ड। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट थर्ड। चलो अब क्या फाइंड करना है, स्पीड, हम तो वो फाइंड कर रहे थे, ठीक है। तो हाइट ऑफ टावर h हो गया आपका 200√3 मीटर। अब देखो इन राइट ट्राइंगल ए बी डी, इन राइट ट्राइंगल ए बी डी, अगेन tan 45 इज इक्वल टू P बाय बी। तो P तो आपका क्या होगा ए बी, और B बी डी कितना होगा बी डी। tan 45 हो गया 1 इक्वल टू क्या हो गया ए बी आपका है h, और बी डी इसको ऐसे छोड़ दो अभी बी डी। तो बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो बी डी विल बी इक्वल टू h। तो इसका मतलब जो बी डी है, बी डी ये कितना हो गया आपका 200√3 मीटर, 200√3 मीटर हो गया। अच्छा क्वेश्चन में पार्ट 2 में क्या पूछा हुआ है आपसे, हाउ फार इज द बोट व्हेन द एंगल इज 45 डिग्री, हाउ फार इज द बोट व्हेन एंगल इज 45 डिग्री। अब ये आपसे सी डी पूछा गया है कि बोट अब यहाँ से कितनी आगे आई है, तो पहले हम ये निकाल लेते हैं, जो जो आंसर निकलता जाएगा यहाँ लिखते जाएंगे, ठीक है। नाउ व्हेन एंगल इज 45 डिग्री, देन बोट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट सी, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट ऐसे लिख लेते, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू सी डी, इज इक्वल टू सी डी। तो अगर मुझे सी डी निकालना हो, सी डी, तो ये किसके इक्वल होगा, बी डी
माइनस बी सी, पूरे बी डी में से बी सी फाइंड कर दो। तो बी डी कितना है आपका, बी डी इज इक्वल टू 200√3, 200√3 और बी सी कितना है 200। तो ये जो डिस्टेंस है सी डी ये हो जाएगा 200 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1, √3 माइनस 1। √3 की वैल्यू आपको पता 1.73 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 0.73, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14 और डबल जीरो आ जाएगा और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो इट इज इक्वल टू 146 मीटर, 146 मीटर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये आपका हो गया पार्ट 2। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 2, पार्ट 2 का आंसर है। उसके बाद और वाला पार्ट क्या है, एज द बोट मूव्स अवे फ्रॉम द टावर एंगल ऑफ डिप्रेशन विल डिक्रीज और इंक्रीज। ये आंसर भी दे दो, जो पार्ट 2 का और वाला आंसर है। जैसे बोट मूव अवे कर रही है तो पहले क्या था 60 और मूव अवे हुआ तो कितना हुआ 40, तो क्या कहूँगा डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। भैया मूव अवे जैसे जैसे टावर से मूव करते जा रही है एंगल बढ़ रहा है कम हो रहा है, ये तो वैसे ही दिखाई दे रहा है। पहले 60 था 45 तो ये डिक्रीज हो रहा है। अब रह गया सिर्फ स्पीड वाला काम। अब क्या रह गया? स्पीड वाला काम। इतनी बात समझ में आ रही है? अब हमें क्या निकालनी है? स्पीड। तो देखो जी, जब आपने यहाँ से वैल्यू निकाली तो बी डी कितना आया था आपका 1045 से बी डी एच के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया? एच के। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ बी डी की वैल्यू पुट करता हूँ, बी डी कितना आया आपका 200√3। नाउ देखो अभी आपने निकाला था बी डी इज इक्वल टू 200√3 है। वैसे जो बी डी है वो किसके इक्वल है? बी सी प्लस सी डी, तो ये भी 200√3 होना चाहिए। अब बी सी कितना आपका 200, सी डी कितना आपका 10x। मुझे तो x की वैल्यू चाहिए ना, स्पीड का मतलब मुझे क्या निकालना है? x। तो 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा 200√3 प्लस यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 200, तो कॉमन ले लो, ये हो जाएगा √3 माइनस 1। ये क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 और ये जो 10 है इसको यहाँ से डिवाइड कर दो तो ये तो कैंसिल हो गया। तो बेसिकली जो x है आपका वो हो गया 20, √3 की वैल्यू 1.73 माइनस 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, 1.73 माइनस 1 होगा 0.73 होगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, 7 2 जा 14 और एक 0, तो 14.6 कितना आ गया? x इक्वल टू 14.6 मीटर पर सेकेंड। आपको किस में निकालना है? किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करोगे? 5/18 होता है, 18/5, 5/18 होता है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड के लिए 5/18। लेकिन यहाँ पे क्या करोगे 18/5, तो अगर मैं इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। अब कुछ कैंसिल होगा यहाँ पर, डेसिमल रिमूव कर दोगे तो क्या आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18, और कुछ होगा? नहीं होगा। तो 146 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 6 जा 54, 9 4 जा 36 और 5 41, 9 1 जा 9 और 4 13, कितना आ गया 1314, कितना आ गया 13, और 1314 को 25 से डिवाइड कर दो, तो 25 4 जा तो होता है 100 और 25 5 जा होता है 125, क्योंकि 6 पर तो 150 पे चले जाएगी बात। 11 माइनस 5 कितना हो जाएगा 6, ये हो गया 64, 25 2 जा 4, 6 माइनस 5 1 आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 और यहाँ पे क्या आएगा अगेन ये किस पर जाएगा आपका 5 पर, कितना हो जाएगा 125, 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा 5, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1 और 0, 25 6 जा 150। तो बेसिकली स्पीड जो है आपकी वो कितनी आ जाएगी 52.56 किलोमीटर पर आवर, दैट इज स्पीड विच इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 52.56 किलोमीटर पर आवर। और ये आपका आंसर हो गया पार्ट 1 का। ये आपका आंसर किसका हो गया पार्ट 1 का। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और इसके साथ ही आपका ये पेपर होता है कंप्लीट। दिस इज फॉर टुडेस क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।